को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शिक्षण में जुड़स की नई क्लास में। और हम सभी सेंटेंसेस की सीरीज में चल रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन है और एडवर्सेटिव कंजंक्शन है वो किस तरीके से एक साथ यूज़ करके हम उन दोनों का अलग अलग तरीके से किस प्रकार हम अपने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात चल रही थी, उसमें 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमने देखे थे और चारों में पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था जिसका नाम था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, इसको हम जोड़ने वाले कंजंक्शंस कहते हैं। उसके बाद हमने एडवर्सेटिव को देखा। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोधाभास, जो एक दूसरे के विपरीत बातें होती हैं उनको एक साथ कैसे जोड़कर कंपाउंड बनाया जा सकता है। अगला हमने देखा था अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इसको वैकल्पिक कंजंक्शन के साथ बताया जाता है, वैकल्पिक कंजंक्शन कहा जाता है। और आज हम कल की वो क्लास पूरी करके जब हमने अल्टरनेटिव कंजंक्शन के बारे में सीखा था, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे चल रहे हैं जिसका नाम है इलेटिव कंजंक्शन। तो क्या होता है इलेटिव कंजंक्शन, इसके बारे में बात करेंगे, इसके डीपली एग्जाम्पल पढ़ेंगे और सारी बातें इलेटिव कंजंक्शन को लेकर होंगी। और क्लास को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग पिछली क्लासेस नहीं देख सके हैं किसी कारण से, किसी वजह से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप तब शामिल हों जब आपने पिछली क्लास का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से किया हो, क्योंकि सिंथेसिस एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें अगर हम अगर हम एक चीज़ को लगातार सही से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में आती है, और अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसको नहीं देख पाते हैं तो वो हमें सही से समझ में नहीं आता है। इस कारण जो है हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पिछली क्लासेस को देखकर ही इस क्लास को कीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे और विद्वान साथी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग जो है पिछली क्लासेस देखने के बाद ही इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम अपनी चर्चा जो है वो शुरू करते हैं। किसको लेकर हमारी चर्चा शुरू होनी है? इलेटिव कंजंक्शन को लेकर। तो क्या होता है इलेटिव कंजंक्शन, उसके बारे में सीखना है। इलेटिव कंजंक्शन को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा कंजंक्शन के रूप में, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्लास लंबी भी होने वाली है और साथ ही साथ हम लोगों को जो आज कार्य करना है उसके हिसाब से बहुत सारा जो कार्य है वो इन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर आधारित है। और जो भी क्लासेस हैं, अब इसके बाद आपने सिंपल टू कंपाउंड सीख लिया। सिंपल टू कंपाउंड बनाने की ये लास्ट रूल की तरफ हम आ चुके हैं, और अब हम जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम इसका ठीक इन्वर्ट करेंगे, यानी इसको बिल्कुल विपरीत करेंगे। कैसे? कि अब हमें कंपाउंड को सिंपल चेंज करना होगा। तो थोड़ा सा क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपको याद करा दूँ, थोड़ा सा रिवाइज़ करा दें इस बात पर कि सिंपल सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान थी कि आप एक फाइनाइट वर्ब को देखते थे और उस फाइनाइट वर्ब के बाद आप ये देखते थे कि पूरे सेंटेंस में पार्टिसिपल आया होगा या इन्फिनेटिव आया होगा या जेरेंड आया होगा, उसके बाद आपको कोई एक फाइनाइट वर्ब मिलती थी, और उस एक फाइनाइट वर्ब को हम जब कंपाउंड बनाते थे तो वो जो फाइनाइट वर्ब होती थी वो दो में, कहने का मतलब हमें अपने कंपाउंड सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब हो जाती थी या मिल जाती थी। क्यों? कंजंक्शंस जब जुड़ते हैं तो दोनों सेपरेट सेंटेंस एक साथ जब आते हैं तो पहले सेपरेट सेंटेंस की मेन वर्ब अलग हो जाती है जो फाइनाइट वर्ब का काम करती है, और दूसरे सेंटेंस की मेन वर्ब अलग होकर दूसरे फाइनाइट वर्ब का काम करती है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड में दो फाइनाइट वर्ब को देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछले क्लासेस में की, और मेरी ऐसी आपसे आशा है कि आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो देखा होगा, समझा होगा। तो अब हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसका नाम है बाय यूजिंग इलेटिव कंजंक्शन। पहले ये समझ लीजिए कि इलेटिव का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा, परिणाम सूचक या निष्कर्षात्मक, सबसे अच्छा निष्कर्षात्मक, ठीक है। इलेटिव का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ का रिजल्ट दे रहे हैं। निष्कर्षात्मक, ठीक है, निष्कर्ष है, रिजल्ट दे रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन। अच्छा, तो रिजल्ट देने के लिए, परिणाम देने के लिए या निष्कर्ष देने के लिए, रिजल्ट देने के लिए मैंने एक एक चीज़ नोट कर दी है ताकि आपका समय बचे और हम जल्दी जल्दी अपनी क्लासेस को जो है वो आगे की ओर बढ़ा सकें, ठीक है। तो सारी चीज़ें नोट हैं ताकि आपको कहीं इधर उधर से नोट ना करनी पड़े, और हर एक चीज़ का मैंने जितना संभव हो सके आपको इंग्लिश के साथ साथ थोड़ी सी आपकी जो मातृभाषा है उसके हिसाब से आपको इंग्लिश पहुंचाने का प्रयास आपके लिए किया है। तो अगर प्रयास पसंद आए तो आप सपोर्ट कर सकते हैं शिक्षा मजवर्स को, ठीक है। और अपने सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना जो क्लास कर रहे हैं उस क्लास में किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है या कुछ भी है तो उस तरीके से आप पूछिए जिसका हम आपको अच्छा सा जवाब हम आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो क्या एक चीज़ है, देखिए रिज़ल्ट लिखा हुआ है,
और जब भी किसी सेंटेंस में रिज़ल्ट को दिखाना होता है, परिणाम को दिखाना होता है, निष्कर्ष को दिखाना होता है, तो हम जो सबसे कॉमन है, एक तरीके का कॉमन शब्द है, इसलिए एक शब्द है कि इसलिए ऐसा हुआ, कारण दिखाना है या रिज़ल्ट दिखाना है, तो हम उसका यूज़ करते हैं। देखिएगा रिज़ल्ट में सो, ठीक है, सो और देयरफॉर, ये इसलिए को बताती हैं, इसलिए कारण वाइज, ठीक है। तो इलेटिव कंजंक्शन है, निष्कर्षात्मक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम रिज़ल्ट को अगर दिखा रहे हैं तो सो और देयरफॉर से दिखा रहे हैं। तो सो और देयरफॉर इसका इंग्लिश हिंदी में मतलब क्या होता है, इसलिए। नेक्स्ट अगर एक शब्द है हेंस, हेंस माने अतः, ठीक है। ऐसे एक शब्द है कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट फलस्वरूप, और ओइंग टू एक शब्द होता है की वजह से, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने नोट कर ली है, आप किसी भी हिंदी वाले शब्द को पकड़ लीजिए और सबका मतलब एक चीज़ देख लीजिएगा कि सबका मतलब जो है वो एक ही है, वो ये कि अल्टरनेटिव इलेटिव कंजंक्शन क्या बताता है, निष्कर्ष बताता है। ऐसा पहले सेंटेंस में क्या हुआ कि दूसरे सेंटेंस में उसका प्रभाव पड़ के उसका रिजल्ट पता चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। मैंने क्या कहा, बहुत थोड़ा सा, बहुत हल्का सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता ये है कि आपने क्या किया, पहला जो इलेटिव कंजंक्शन था, इलेटिव कंजंक्शन में देखा कि सो, देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ओइंग टू, इन सब का मतलब क्या बन रहा है, इन सब का मतलब बन रहा है निष्कर्ष के रूप में। कहने का मतलब है कि हमने पहले सेंटेंस में ऐसा काम क्या किया है जिसका प्रभाव ये हुआ है कि हमें अगले सेंटेंस में उसका प्रभाव पता चल रहा है, उसका इफेक्ट या उसका रिजल्ट पता चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर पता चलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। और इलेटिव कंजंक्शन कौन कौन सी होती है, तो मैंने आपके लिए सामने स्क्रीन पर लिख दी है कि कौन कौन सी। तो सो, देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ओइंग टू। इसका मतलब क्या क्या हो गया कि सो या देयरफॉर इसका मतलब इसलिए, हेंस का मतलब बता, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट का मतलब फल स्वरूप, और ओइंग टू का मतलब की वजह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए रिजल्ट के रूप में यहाँ पर लिख दी हैं। अब दो चीज़ें जिस पर बच्चे जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करते हैं कि सर बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या अंतर है। आप सभी विद्वजन हैं, विद्वान साथी हैं, पता है तो बहुत अच्छी बात है। और जिन साथियों को नहीं पता है उनको हम बता दें कि बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ये तो सभी लोग जानते होंगे। और बिकॉज ऑफ, जिस बिकॉज के साथ जब ऑफ प्रिपोजिशन लग जाती है तो उसका मतलब हो जाता है के कारण या की वजह से, के कारण या की वजह से। ये दोनों चीज़ें बताती हैं बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, समझ ली। अब हम अपने जो एग्जाम्पल्स हैं उनके हिसाब से समझेंगे कि सिंथेसिस में जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में जो सवाल आते हैं या सेंटेंस आते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर हमें, सीधी सी बात है, हमें एडवर्सिटिव की सारी कंजंक्शंस पता है, हमें अल्टरनेटिव की सारी कंजंक्शंस पता हैं, और उसके बाद क्यूमुलेटिव की सारी कंजंक्शंस पता हैं, तो धीरे धीरे हम अपने सेंटेंस को फॉर्म कर ही लेते हैं, उसमें कतई हमें परेशानी नहीं आती। तो यहाँ पर बिकॉज और बिकॉज ऑफ, क्योंकि और के कारण या की वजह से, ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, या बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने नोट कर दी ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब हमने एक चीज़ आपको पिछली क्लास में बताई थी, अगर आप फॉर से रीज़न बता रहे हैं, रीज़न माने कारण बता रहे हैं, ठीक है, फॉर का यूज़ करके आप रीज़न बता रहे हैं, तो ऐसा सेंटेंस क्या बनता है, कंपाउंड, पता है ना सबको। और अगर बिकॉज से आप रीज़न बता रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। आप सभी लोग जानते हैं हम अपनी कंपाउंड की सीरीज़ में चल रहे हैं, तो कंपाउंड की सीरीज़ में चलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, सर कंपाउंड की सीरीज़ में आज चल रहे हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, फॉर का, कारण बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए। इसीलिए मैंने आपसे जो कहा है पिछली क्लासेस को, ये इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट कर दी क्योंकि पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ये इससे खैर मतलब नहीं है, बस आप थोड़ा सा आपको याद आ जाए, रिकॉल कराने के लिए हमने ये चीज़ लिख दी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। देखिए लिखा हुआ है ही फेल्ड, ठीक है। एक एक शब्द पर ध्यान देना है और क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज बैड लक, अपने ख़राब किस्मत के कारण या अपने दुर्भाग्य के कारण वह फेल हो गया। जैसे मैंने कहा बिकॉज ऑफ, आपका जो ध्यान है वो यहाँ जाना चाहिए, के कारण या की वजह से, अपने दुर्भाग्य के कारण या अपने दुर्भाग्य की वजह से वह फेल हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बिकॉज ऑफ एक प्रिपोजिशन है, जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखा दिया है, बिकॉज ऑफ एक प्रिपोजिशन है, बिकॉज ऑफ हिज बैड लक, ठीक है, ये प्रिपोजिशन हो गया। और ये जो फेल्ड है वह फेल हो गया। सबसे बड़ी चीज़ है सर, जो टेंस बताएगी, पर्सन बताएगी या नंबर बताएगी, ऐसी चीज़ हम क्या कहलाते हैं, इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, पता है ना सबको। तो ही फेल्ड, अब देखिए फेल्ड बता रहा है फाइनाइट वर्ब को। अब देखिए एक फाइनाइट वर्ब और बाकी पूरा सेंटेंस अलग, प्रपोजिशन के साथ एक फाइनाइट वर्ब। अब हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी,
अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और जब हम उसका कंपाउंड बनाते हैं तो वो दोनों सेपरेट सेंटेंस अलग अलग फाइनाइट वर्ब लेकर बैठते हैं और इस तरीके से हमें पता चलता है कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, सेंटेंस में ये भी और इधर भी। अब हम देखेंगे इसका कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। सर कैसे पता किया? भैया एक फाइनाइट वर्ब, ठीक, बाकी प्रीपोजिशन से बातें जुड़ी हुई हैं। ठीक, अब जब हम बोल रहे हैं कि अपने दुर्भाग्य के कारण वह फेल हो गया, ठीक, अपने दुर्भाग्य के कारण वह फेल हो गया। अब ध्यान सुनना, इसका जब कंपाउंड बनेगा तो जब हम इसका कंपाउंड बनाएंगे तो किसी इलेटिव कंजंक्शन का जब हम यूज़ करेंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिएगा ध्यान से। पहले मैंने बनाया ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ये फाइनाइट वर्ब है पक्का, क्योंकि सेंटेंस बता रही है। फॉर, ये इलेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने इसमें तो इलेटिव कंजंक्शन नहीं बताया है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। कंपाउंड में जब भी हम रीज़न बताते हैं तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। क्लियर है? कंपाउंड में जब भी हम रीज़न बताते हैं तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। क्या सर इस फॉर को इलेटिव कंजंक्शन में रखा जा सकता है? तो आप इलेटिव कंजंक्शन में फॉर को मानकर अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रीज़न जब भी बताया जाएगा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है परिणाम या निष्कर्ष होता है। तो अगर हम ये कहें कि सर कोई कारण जब बताया जाता है तो उसका मतलब होता है परिणाम या निष्कर्ष ही होता है। कोई कारण अगर हम बता रहे हैं किसी चीज़ का तो उसको परिणाम या निष्कर्ष ही तो कहते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का कारण है, सर अपने दुर्भाग्य के कारण, अब देखिए कारण आ गया, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने बिकॉज ऑफ लगाया उसका मतलब हो गया के कारण, और कारण के लिए मैंने यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ था। अब आप कहेंगे सर आप अभी बैक नॉलेज दे रहे थे, सर बैक क्लास के लिए आपने ये रिवाइज़ करवाया था और आप कह रहे हैं कि इसमें यूज़ होता है। तो बस बेटा मैं ये देखना चाहता था कि आप लोगों को पिछली बातें कितने ध्यानपूर्वक याद हैं। ठीक है? ऐसा इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम सीख रहे हैं, वो पिछली जो चीज़ें हम सीख चुके हैं, उसमें कितना आपको प्रभाव मिला, उसको आप कितना अच्छे से समझ पाए, है ना? अभी चीज़ हमने बता दी कि रीज़न के लिए रीज़न जब भी बताना है, फॉर से आप रीज़न बताएँगे तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा? कंपाउंड। आप ध्यान दीजिए, आपको सिंपल से कंपाउंड ही तो बनाना है, और अगर हमारे सेंटेंस में रीज़न बताया जा रहा है, कारण ही तो है, बिकॉज़ ऑफ के कारण है ना, रीज़न बताया जा रहा है, तो रीज़न बताने के लिए क्या हम फॉर का यूज़ नहीं कर सकते? तो अभी आपके कमेंट में आएगा हाँ सर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं आप? अब ध्यान रखना, ठीक है? तो फॉर के लिए हमने रीज़न यूज़ किया है, और रीज़न जब भी फॉर से लगाया जाता है तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और सीधी-सी बात है, सर हम सिंपल से कंपाउंड बना रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अपना फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो लिखा हुआ ही फेल्ड, वह फेल हो गया, फॉर हिज लक वाज़ बैड। अब देखिए फॉर क्या है? रिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि उसका जो भाग्य था वो कैसा था? वो बैड था यानी बुरा था। ठीक है? यानी उसका जो भाग्य था उसका भाग्य बुरा था। अब देखिए यहाँ पर आई हुई वाज़ और यहाँ पर हुई फेल्ड, देखिए दोनों फाइनाइट वर्ब हो गई कि नहीं हो गई? ठीक? और यहाँ पर जो फॉर लिखा हुआ वो रिलेटिव कंजंक्शन है। रिलेटिव कंजंक्शन की सहायता से आपको पता चल गया कि ये क्या है? रिलेटिव कंजंक्शन की सहायता से आपको पता चल गया कि ये कारण बताया गया है। क्यों? वह फेल हो गया, फॉर हिज लक वाज़ बैड। अपने बुरे भाग्य के कारण या दुर्भाग्य के कारण वो फेल हो गया। अब देखिए फॉर से आपने यहाँ पर क्या बता दिया? रीज़न बता दिया। क्या बता दिया? रीज़न। और रीज़न को हमने किस में शामिल कर दिया? रिलेटिव कंजंक्शन में। क्लियर है सबको? ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम अगला अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसके मैंने 2 आंसर लिखे हैं। क्यों? जैसा भैया जितने आंसर बन सकते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप कितने कंजंक्शन कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कैसा बना सकते हैं सेंटेंस। बाकी इतने ढेर सारे यहाँ पर कंजंक्शन लिखे हुए हैं, आप किसी का यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, हिज फेलियर वॉज ड्यू टू। अब देखिए ड्यू टू का मतलब ही के कारण होता है। ठीक है, ड्यू टू, ओइंग टू, की वजह से या के कारण, इन सब का मतलब यही होता है। हिज फेलियर वॉज ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। उसकी जो असफलता थी, उसकी असफलता उसकी लापरवाही के कारण थी। उसकी असफलता उसकी लापरवाही का कारण थी। ठीक, अब यहाँ पर जो लापरवाही आ रहा है केयरलेसनेस, ठीक है, लापरवाही से हिंदी में कहते हैं। अब थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे, अपने सेंटेंस को बना लेंगे। तो इसको हम ऐसे तो कहेंगे कि वह फेल हो गया क्योंकि वो केयरलेस यानी लापरवाह था। ठीक, दूसरा हम कैसे बना सकते हैं? वह लापरवाह था इसलिए वह फेल हो गया। ठीक, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। देखिए सो उठा लीजिए, हैंस उठा लीजिए, ठीक है, या
बाई चांस आपने फॉर उठा लिया, क्यों, रीज़न ही तो बता रहे हो, ठीक है, कुछ भी परिणाम स्वरूप लगा लीजिए, एज अ रिजल्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले हमने बनाया वह फेल हो गया, ही फेल्ड, नहीं पहले चेक कर लीजिए कि ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल है या नहीं, चेक कर लो। देखिए हिज फेलियर वॉज, ठीक, ये रही आपकी फाइनाइट वर्ब, ठीक। अब बाकी कहीं पर देखो फाइनाइट वर्ब है, हिज फेलियर वॉज ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, नहीं है। आपको एक चीज़ मिल गई ड्यू टू का, ड्यू टू क्या मिल गया, प्रीपोजिशन मिल गया। यहाँ पर हमने पी लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या लिख दिया, पी लिख दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रीपोजिशन है। इसका मतलब क्या होता है सर, के कारण, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, क्या एक फाइनाइट वर्ब और एक प्रीपोजिशन के अलावा कुछ मिला आपको, नहीं मिला, तो निश्चित रूप से ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। और जैसे सिंपल सेंटेंस आपको पता चल गया, आप इसको कंपाउंड कैसे बनाएंगे, आप इसको कंपाउंड बनाएंगे कि देखिए ही फेल्ड, वह फेल हो गया, फॉर, अब देखिए फॉर कारण क्या रहा, इसका रीज़न क्या रहा, तो ही वॉज केयरलेस, क्योंकि वो क्या था, वो केयरलेस था यानी लापरवाह था। तो ये जो वॉज है ये भी फाइनाइट वर्ब, और ये जो फेल्ड है ये भी फाइनाइट वर्ब। भैया ये फेल्ड कैसे फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि सर ये बता रही है पास्ट इंडेफिनिट है ये सेंटेंस, जो टेंस बताया, पर्सन बताया, नंबर बताया, वो फाइनाइट वर्ब है। यहाँ वॉज बता रहा है, ठीक है, तो ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक। कितने लोगों को बात समझ में आई, ठीक। अच्छा क्या वॉज नंबर बता रहा है, हाँ सर, क्योंकि सिंगुलर होता है तो वॉज लगाते हैं, प्लूरल होता है तो वर लगाते हैं। तो यहाँ से ये जो वॉज लगा है वो ही के लिए लगा है, तो ही का इसने नंबर भी बताया, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब ये भी हो गई और ये भी हो गई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिंपल वाले में एक ही फाइनाइट वर्ब थी, और जब आपने कंपाउंड बनाया तो देखो दो फाइनाइट वर्ब हो गई, नंबर 1 नंबर 2 हो गई। क्लियर है सबको। तो फेल्ड और वॉज ये दो फाइनाइट वर्ब हो गई, और आपने अपने सेंटेंस को बिल्कुल कारण के साथ जोड़ भी दिया, ठीक। परिणाम भी बता दिया, उसका निष्कर्ष भी बता दिया, क्यों, वो फेल हो गया फॉर, क्यों, अब फॉर क्या बता रहा है सर, रीज़न बता रहा है सर, बिकॉज नहीं लगा सकते, ऊपर ही बता दिया है, बिकॉज नहीं लगा सकते हो, क्यों, बिकॉज जब भी लगेगा तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ी भी दुविधा अपने मन में नहीं रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो भी छात्र, जो भी सदस्य इस शिक्षाम परिवार से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा मोटिव इस चैनल का ये है कि आप अच्छे से जो है अपने अध्ययन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी कंटेंट हो उसके जड़ तक हम जाएं, ठीक है। वो जो रूट नॉलेज होता है, ठीक है, जो जड़ का ज्ञान होता है वो बहुत आवश्यक होता है। आप लोग जब अपनी परीक्षाओं को देते हैं तो आपके पास जो डीप नॉलेज है उसी के आधार पर आप नई चीज़ें जो है अपनी परीक्षा में कर सकते हैं। और जिसके पास रूट नॉलेज नहीं है, जो सारी चीज़ें नहीं बता पाएगा या बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता है, तो निश्चित रूप से वो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत बना के वो पास हो गया, अलग बात है, लेकिन उनको डीप नॉलेज नहीं है, इसका कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ही फेल्ड ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, फॉर ये इलेटिव कंजंक्शन हो गया। आईसी का मतलब जानते हो, आईसी का मतलब होता है इलेटिव कंजंक्शन, हमने शॉर्ट में लिख दिया है इलेटिव कंजंक्शन। ही वॉज केयरलेस, अब ये देखो पहला कंपाउंड बन के तैयार हो गया, ठीक। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए का और दूसरा बता सकते हैं, इसलिए से बना सकते हैं सर, ही वॉज केयरलेस, वो लापरवाह था। देखिए वॉज है फाइनाइट वर्ब है, ही वॉज केयरलेस, वह लापरवाह था, इसलिए सो ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो देखिए ध्यान से, ये फेल्ड भी फाइनाइट वर्ब, ये वॉज भी फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड बनाने के लिए देखो चेक हो गया, कंपाउंड बनाने के लिए दो फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, बन गई आपकी। और साथ ही साथ आपने सो से क्या बता दिया, सो ये एक इलेटिव कंजंक्शन है, यहाँ पे देखो सो और देयरफॉर ये क्या है, इसलिए ये इलेटिव कंजंक्शन भी है, इसलिए आपने सेंटेंस को जब बनाया तो वो चीज़ आपको मिल गई, क्योंकि वो लापरवाह था इसलिए वो फेल हो गया। क्लियर है। तो कितने लोगों को क्यों इलेटिव कंजंक्शन का दोनों एग्जांपल समझ में आए हैं। अभी एग्जांपल खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है, इसके आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल और क्या है उसको भी देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, कहने का मतलब रूल के एग्जाम्पल पर, ठीक। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, इलेटिव कंजंक्शन ही चल रहा है और नए एग्जाम्पल्स आपके सामने आ चुके हैं। थोड़ा सा और इसको डीपली समझाने के लिए क्या होता है इलेटिव कंजंक्शन, इसको फिर से हम देख लेते हैं नए एग्जाम्पल्स की सहायता से। देखिए कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। ही वॉज स्कोल्डेड, उसे डांट पड़ी या वह डांटा गया, फॉर कमिंग लेट, देर से आने के लिए, ठीक है। रीज़न बताया जा रहा है, फॉर से हम रीज़न बताते हैं, और रीज़न ये है कि उसकी डांट क्यों पड़ी है, क्योंकि वो लेट आया है, इस बात का रीज़न बताया जा रहा है कि उसकी डांट पड़ी है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो कमिंग है सभी बच्चे जानते हैं जेरेंड है। जेरेंड माने जब भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम करें अगर नाउन का, तो उसे हम कहते हैं जेरेंड, ठीक है। और ये जो स्कोल्डेड आ रहा है ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट वर्ब है सर, ये क्या बता रही है, टेंस बता रही है। क्या जेरेंड फाइनाइट वर्ब होती है, नहीं सर, ये क्या होती है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्यों, पार्टिसिपल जेरेंड और, अगला कमेंट में लिख दो, पार्टिसिपल जेरेंड और इन्फिनिटिव, ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं,
नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। इनकी सहायता से हमें कभी भी टेंस पता नहीं चलता। अब देखिए क्या लिखा, फॉर ये प्रीपोजिशन हो गई, कमिंग ये जेरेंड हो गया, लेट। अब चेक कर लो कि ये सिंपल है। हाँ सर ये सिंपल है, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब है और बाकी हमारा जेरेंड वगैरह और प्रीपोजिशन आए हुए हैं। फॉर क्यों आया है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं फॉर क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। अब देखो ध्यान से, देर से आने के लिए उसकी डांट पड़ी ना। अब इसको बनाएंगे आंसर कैसे, ही वॉज स्कोल्डेड, उसे डांटा गया या उसकी डांट पड़ी। अब वॉज क्या है, फाइनाइट वर्ब, क्लियर, क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस बता रहा है। फॉर, अब ये जो प्रीपोजिशन है कौन सा प्रीपोजिशन है सर, ये आईसी यानी इलेटिव कंजंक्शन का के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि रीजन बता रहा है। रीजन नहीं, कंपाउंड में हम रीजन किससे बताते हैं, फॉर से, और कॉम्प्लेक्स में हम रीजन किससे बताते हैं, बिकॉज से। तो ही वाज स्कॉल्डेड, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। नेक्स्ट अगला, ये फॉर से प्रीपोजिशन रिलेटिव कंजंक्शन, और ही केम लेट। अब ये ही केम लेट क्यों बना दिया, क्योंकि वो देर से आया था। तो ये केम क्या हो गई, ये भी फाइनाइट वर्ब हो गई, क्लियर। तो देर से आया था, इस कारण उसकी डांट पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वॉज और यहाँ पर वॉज स्कोल्डेड, ये दोनों चीजें फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये जो केम है ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। तो कंपाउंड बनाते समय देखो हमें दो फाइनाइट वर्ब मिली कि नहीं, 1 और 2, क्लियर है। और बीच में जो फॉर लगाया हुआ था वो हमने इलेटिव कंजंक्शन की सहायता से इसको जोड़ दिया, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, क्लियर है सबको। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। द डिले वॉज ड्यू, अब द डिले माने देरी, डिले माने होती देरी। द डिले वॉज ड्यू टू द डॉक्टर्स स्ट्राइक, यानी जो चिकित्सक हैं उनकी स्ट्राइक यानी हड़ताल की वजह से क्या हो गया कि डिले हो गई, यानी देर हो गई। तो ये जो डिले हुई है, जो देरी हुई है, ये किसकी वजह से हुई है, ये डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से, यानी डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से हुई है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या है ये सिंपल सेंटेंस है, पहले देख लो ये सिंपल है कि नहीं है। तो देखो ये वॉज फाइनाइट वर्ब एक हो गई, और ड्यू टू तो हम सभी लोग जानते हैं प्रीपोजिशन है, ठीक है, के कारण। अब देखिएगा डॉक्टर्स स्ट्राइक, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो देरी है उसका कारण क्या है, डॉक्टरों की हड़ताल यानी डॉक्टर की स्ट्राइक। अब हम जब इसका डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से हमें हमारी देरी हुई है जब इसका आंसर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, द डिले हैपेंड, यानी ये जो देरी हुई, ठीक है, डिले के साथ हम हैपेंड का यूज़ करेंगे। जैसे कल क्या कर रहे थे, है ना, कल वाली क्लास में भी 2 शब्द ऐसे आए थे। फॉल्ट्स जो हैं वो मेक की जाती हैं, याद कीजिए, मेक फॉल्ट्स, मेड फॉल्ट्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, द डिले हैपेंड कहने का मतलब देरी हुई। अब ये हैपेंड क्या कर रहा है, ये फाइनाइट वर्ब है, क्यों, टेंस बता रहा है, और बीच में हमने लगा दिया फॉर। फॉर इसलिए क्योंकि रीजन बता रहा है, और रीजन जब भी कंपाउंड में बताना हो किसका उपयोग करेंगे, फॉर का। सबसे अच्छी बात, फॉर से बता सकते हैं, एज अ रिजल्ट बता सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। द डिले हैपेंड फॉर, अब ये फॉर क्या है, रिलेटिव कंजंक्शन, इसलिए हमने इसको आईसी से दर्शा दिया। द डॉक्टर्स वर ऑन द स्ट्राइक, क्यों, ये डिले क्यों हुआ, ये देरी क्यों हुई, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे वो किस पर थे सर, वो हड़ताल पर थे। पर के लिए यहाँ पर ऑन आया है, और थे के लिए क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो हम वर लगाते हैं, आवाज़ नहीं लगाते, आपको पता ही होगा। अब देखिए ध्यान से, तो द डिले हैपेंड ये भी फाइनाइट वर्ब, चेक। नेक्स्ट द डॉक्टर्स वर, ये भी फाइनाइट वर्ब। अब हम यहाँ पे छोटा सा, चलिए साफ साफ लिख देते हैं, ये क्या हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गई हमारी, वर टेंस बता रही ना, तो द डॉक्टर्स वर, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। नेक्स्ट ये फाइनाइट वर्ब हो गई। अब 2 फाइनाइट वर्ब, बीच में हमने इलेटिव कंजंक्शन यानी फॉर लगाकर अपने सेंटेंस को फॉर्म कर दिया, और ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड, क्लियर है। इसका दूसरा आंसर भी है, द डॉक्टर्स वर ऑन स्ट्राइक, क्योंकि डॉक्टर्स किस पे थे, हड़ताल पर थे, इसलिए। अब देखिए इसलिए के लिए हमने किसका यूज कर दिया, देयरफॉर का यूज कर दिया। इसलिए के लिए किसका यूज कर दिया, देयरफॉर के लिए, इसलिए द डिले हैपेंड यानी देरी हुई। अब बात समझ में आई। अब देखो सर इसमें क्या हम चेक कर लें इसमें कंपाउंड है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर वर लगा हुआ है, ये भी फाइनाइट वर्ब, क्यों, टेंस बता रही है। नेक्स्ट देयरफॉर, यानी हमारा ये इलेटिव कंजंक्शन हो गया, आईसी से दिखा सकते हैं, क्लियर। और लास्ट में देखो द डिले हैपेंड, ये क्या हो गया, ये भी फाइनाइट वर्ब हो गई। तो 2 फाइनाइट वर्ब हो गई, और बीच में हमने इलेटिव कंजंक्शन से अपने सेंटेंस को जोड़ दिया, और इस तरीके से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बिना किसी टेंशन के बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं इधर वाले एग्जाम्पल पर, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इसके 4 प्रकार हैं, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। ये 3 हमने पढ़ लिए थे कल, और आज की क्लास में हम लोग इलेटिव कंजंक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और दिया है, ही सक्सीड, ठीक है, वह सफल हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ, ये प्रीपोजिशन है पूरा, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, ठीक है, अपनी मेहनत के परिणाम स्वरूप, अपने कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप वह क्या हो गया, सक्सीड हो गया, यानी सफल हो गया। अब 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा नोट लिख दिया है, ताकि आप कहीं घबराएं नहीं या कहीं गलत नहीं कर दें, ठीक है, घबराने वाली बात ही नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ, जब भी आपको ये प्रीपोजिशन मिल जाए तो इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप।
और ये कब मिलेगी सर? ये हमेशा सिंपल सेंटेंस में आपको मिलेगी, ठीक है। जब भी आप सिंपल बना रहे होंगे, मतलब सिंपल बनाएंगे, तो आप एज आ रिजल्ट ऑफ लगाएंगे और इसका मतलब होगा परिणाम स्वरूप, ठीक। और जब भी आप कंपाउंड बनाएंगे तब आप अगर इस प्रीपोजिशन का यूज करना चाहते हैं तो आप ऑफ हटा देंगे और किसका यूज कर देंगे? एज आ रिजल्ट का। एज आ रिजल्ट लगा देंगे तो इसका मतलब होगा के परिणाम स्वरूप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इसका उल्टा होता है, ये चीज ध्यान रखिए। इसका मतलब हो जाता है के परिणाम स्वरूप और ये कंपाउंड सेंटेंस में आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनिएगा। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, एज आ रिजल्ट ऑफ। अगर ऑफ लगा मिल जाए तो जान लो ये सिंपल सेंटेंस है। और अगर हमें इसका कंपाउंड बनाना है तो हम एज आ रिजल्ट का उपयोग करके अपना कंपाउंड बनाएंगे। इसका मतलब होता है के परिणाम स्वरूप। तो पहले देखो, ये वहां सफल हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप, ठीक है। अब ध्यान से इधर देखिएगा। अब इसको हमने कैसे बनाया, थोड़ा सा चेक कर लीजिए क्या ऊपर वाला सिंपल है भी या नहीं, देख लो। तो ये सक्सीड लगी हुई है, फाइनाइट वर्ब एक है, और एज आ रिजल्ट ऑफ ये एक प्रीपोजिशन जुड़ा है। बाकी देखो कहीं फाइनाइट वर्ब है नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला हमारा जो सेंटेंस बना हुआ कैसा है, सिंपल है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, सिंपल का हम क्या बनाना है, हमें कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड कैसे बनाएंगे सर? दो फाइनाइट वर्ब हो जाएंगी और इलेटिव कंजंक्शन की सहायता से हम उसको जोड़ देंगे। तो चेक करो, देखो ध्यान से। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ठीक। अब वर्कड जो है वो फाइनाइट वर्ब है, यानी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हम पता है टेंस बता रही है, तो टेंस बताने के कारण ये क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। और एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ कि ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। सफल हो गया, अब देखिए सफल होना ये भी नेक्स्ट फाइनाइट वर्ब है। सक्सीडेड टेंस बताया ना इसने, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारा एक फाइनाइट वर्ब, ये हमारी पहली फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब नंबर 1, फाइनाइट नंबर 2, और बीच में लगा हुआ है एज अ रिजल्ट, ये हमारा क्या होगा, कंपाउंड का इलेटिव कंजंक्शन। इस तरीके से हमने सेंटेंस को बना दिया और सेंटेंस क्या बन गया, ही वर्कड हार्ड, एज अ रिजल्ट ही सक्सीडेड। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हमने देखा कि हम अपने सेंटेंस में किस तरीके से जो है कंपाउंड, जब सीरीज चल रही है हमारी, तो कंपाउंड में क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की सहायता से किस तरीके से हम अपने सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी और इसी के साथ हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से लेकर इलेटिव कंजंक्शन तक सब कुछ समाप्त हो गया, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मुझे बतानी थी कंजंक्शन के सहायता से, मैंने कंजंक्शन को रखा, आपको एग्जाम्पल बताया, डीपली आपको समझाने की कोशिश की। अब हमारी ये जो चर्चा थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर, ये विराम ले रही है, ठीक है, ये यहीं पे रुकती है। अब हम अपनी, क्योंकि सिंथेसिस बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, बहुत जो है इसे शॉर्टली नहीं बताया जा सकता, इसे बहुत ध्यान से समझ के तभी आप इसको पढ़ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इतनी लंबी चर्चा कर रहे हैं तो हमें केवल एक ही रूल पर नहीं बने रहना है, कई सारे एग्जाम्पल्स और हैं जो रूल के सहायता से आपको बताए जाएंगे। अब हम उसी चीज़ पर आगे चल रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा इन सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से कि आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड चेंज कर रहे थे, और अब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं, यानी इसको चेंज करना देखने जा रहे हैं, चेंज करने वाली बात, कि अब हम कंपाउंड को किस में बदलेंगे, सिंपल में बदलेंगे, ठीक है। तो उस पर अब हमारी विशेष चर्चा इस क्लास में रहेगी। उसके बाद जो भी हम उसके टॉपिक्स आपको बताएंगे वो रहेंगे, और जितना समय हमारे पास बचा हुआ है तो उस हिसाब से हम जो भी आज क्लास में कर सकते हैं वो करेंगे, और फिर धीरे 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 क्लास की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। अब ध्यान से इस रूल को देखिएगा, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट रूल। आप सभी लोग इलेटिव कंजंक्शन को सीख कर अब आगे बढ़ चुके हैं, और आने वाले इस टॉपिक में अब हम समझेंगे कि किस तरीके से अभी तक हमने देखा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज किया जाता है, और अब हम कंपाउंड को सिंपल में चेंज करने के तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्लास का जो समय है उसका भी ध्यान में रखना है हमको, कि समय कितनी हमें इजाज़त दे रहा है कि क्लास में बताने की। तो देखिएगा ध्यान से कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस, कहने का मतलब हमें बदलना है कंपाउंड सेंटेंस को किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, अब हमें कंपाउंड सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। देखिए, अ कंपाउंड सेंटेंसेस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंपल सेंटेंसेस इन फॉलोइंग वेज, कहने का मतलब है कि हम कंपाउंड सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू सिंपल सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंसेस में। और किन की तरीके से, तो ये जो निम्न तरीके दिए हुए हैं, वेज दिए हुए हैं, मेथड दिए हुए हैं, इन तरीकों से हम अपने कंपाउंड सेंटेंस को किस में चेंज कर सकते हैं, सिंपल में। अभी तक क्या होता था कि हमें एक फाइनाइट वर्ब मिलती थी और नीचे उसमें प्रीपोजिशन हो सकता था, पार्टिसिपल हो सकते थे, जेरेंड इन्फिनेटिव, ये सब हो सकता था। उसके हिसाब से हम लोग उसको बनाते थे और हम देखते थे सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है, और जब भी हम उसको कंपाउंड में चेंज करते थे तो वो
दो में परिवर्तित हो जाती थी। और क्या होता था कि हमें एक ही फाइनाइट वर्ब की कंपाउंड सेंटेंस में बनाने में जब हम कंजंक्शन का उपयोग करते हैं तो दो फाइनाइट वर्ब में मिल जाया करती थी। और अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम दो फाइनाइट वर्ब को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस ऐसा दिया होगा कि वो कंपाउंड होगा, और जब हम उसको सिंपल में चेंज करेंगे तो थोड़ा सा उस पर प्रभाव ये पड़ेगा कि वो दो फाइनाइट वर्ब जो हैं वो एक ही रह जाएगी। और जैसे सेम होता था कि सिंपल में आपने कंपाउंड में चेंज किया तो दो हो गई, अब दो मिलेंगी, आप जब सिंपल में चेंज करोगे तो बैक हो जाएगा, मतलब एक मिलेगी। क्लियर है? इस तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन उसका तरीका वही चीज़ है। अगर हम सिंपल टू कंपाउंड आ सकते हैं तो कंपाउंड टू सिंपल जाना हमारे लिए आसान है ना। बस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हम टफ में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कन्वर्जन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में कन्वर्जन आ सकता है। अगर आप सिंपल टू कंपाउंड जा रहे हैं तो कंपाउंड टू सिंपल भी आ सकता है। अगर कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड भी आ सकता है। अगर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल भी आ सकता है। कहने का मतलब, अगर एक से दो में गए हैं तो दो से एक में भी आना है। कन्वर्जन पूछा सकता है कि अगर आपने इससे ये परिवर्तित किया है तो इससे ये परिवर्तित करके दिखाइए, आपको बैक भी आना पड़ सकता है। तो उसके तरीके आप लोगों को दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला तरीका है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। सभी लोग जानते हैं पार्टिसिपल तीन प्रकार के, नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल है। सभी लोगों को पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने क्या कहा था, जब किन्हीं दो कामों के बीच, फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जब किन्हीं दो कामों के बीच समय पश्चता यानी टाइम गैपिंग 0 होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है। एक काम देखा तुरंत दूसरा हो गया, तुरंत जो इमीडिएट रिएक्शन होता है, अगर ऐसा कुछ सेंटेंस में समझ में आता है तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से बनाते हैं। अगर थोड़ी बहुत टाइम गैपिंग है और तब हम अगर पार्टिसिपल यूज़ करना चाहें तब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है कि मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वो बनाया जाता है। और अगर अच्छा खासा टाइम गैप है, खूब समय उसमें लिया जा रहा है, ठीक ठाक समय है किन्हीं दो कामों के बीच या एक काम की समाप्ति के बाद, इस चीज़ पर जोर दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, एक काम की समाप्ति के बाद अगर कोई दूसरा काम शुरू हो रहा है तो हम उसे किससे बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। जैसे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप। ठीक, अपना काम खत्म करने के पश्चात वो सोने चला गया, तो एक काम की समाप्ति हुई, फिर दूसरा काम शुरू हुआ, सोने जाने का काम बाद में और कार्य की समाप्ति पहले हुई। तो जब ऐसा कभी सेंस आता है तो उसके लिए भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, तो हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। और कभी कभी पैसिव में जब आता है तो आप सभी लोग जानते हैं कुछ नहीं होता, हैविंग के साथ हम क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। ठीक है, हैविंग प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से हमें अपना परफेक्ट पार्टिसिपल मिल जाता है जो हम बनाना चाहते हैं। अगला है कि हम किसका उपयोग करेंगे, तो इन्फिनेटिव का उपयोग कर सकते हैं। दो प्रकार के इन्फिनेटिव हमने आपसे चर्चा की। तो सर अगर टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, टू के साथ प्लस लगा हुआ है, टू प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड टू इन्फिनेटिव, उसे हम क्या कहते हैं, टू इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टू इन्फिनेटिव। और अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ टू नहीं आता तो उसको हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। सबको पता है ना, ध्यान सुनिए, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो वो टू इन्फिनेटिव है, और अगर मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगी हुई तो उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसा याद होगा आप लोगों को, कल वाली क्लास में स्टडी आ रहा था तो क्या था, वो बेयर इन्फिनेटिव, और टू वर्क आता था तो उसको हम क्या करते थे, टू प्लस, अगर वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो उसे टू इन्फिनेटिव कहते थे, और अगर केवल फर्स्ट फॉर्म आ रही तो उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते थे। BI से कल हमने आपको उसको दिखाया था। तो ये एक तरीका है जिससे हम कंपाउंड टू सिंपल जा सकते हैं। अब तीसरा तरीका है बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन का ही जब एक साथ बहुत सारी प्रीपोजिशन आ जाती हैं और उनका कोई मतलब बन जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि कौन सी रॉकेट साइंस से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सरल है। प्रीपोजिशंस, बहुत सारी प्रीपोजिशंस मिलकर एक साथ जब नया शब्द का मतलब निकालती हैं या नया शब्द बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे बिकॉज ऑफ, बिकॉज का मतलब क्योंकि, लेकिन बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, पता है ना, की वजह से या के कारण। ऐसे ड्यू टू है, ड्यू टू, ओइंग टू, ठीक है। ऐसे इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद या के बजाय, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, इन एडिशन टू, और अकॉर्डिंग टू और विदाउट, ये सारे। अब देखिए विद अलग प्रीपोजिशन है, आउट अलग है, लेकिन एक साथ मिल जाएगा तो विदाउट का मतलब होता है बिना, विद माने साथ, आउट माने बाहर। अब देखिए ध्यान से, विद आउट एक साथ आ गया तो इसे हम कहते हैं के बिना, ठीक है। वी, अब हमें ये चीज़ समझनी है कि ये जो भी चीज़ें हैं जो प्रीपोजिशन के साथ चल रही हैं वो धीरे धीरे अब हार्ड लेवल की ओर जा रही हैं, लेकिन ये हार्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट से लेकर अभी तक के टॉपिक नहीं पढ़े हैं। जो क्लास अभी कंटिन्यू हो रही है वहाँ तक पिछला कुछ देखा ही नहीं है, तो उनके लिए हैवी बन जाएगा।
और जो लगातार इस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, लगातार वो देख रहे हैं वीडियोज़, तो उनके लिए कुछ भी नहीं, सब आसान है। और जो बच्चे इस चीज़ को लगातार अच्छे से आराम से ध्वनिवर्धक यंत्र के साथ आराम से कान में ईयरफोन लगा के और बढ़िया लैंडस्केप मोड पे अपना मोबाइल रख के और आराम से सामने रख के मोबाइल को और आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई है सिंथेसिस। ये यकीन करने वाली बात है। जब हम प्रयास करते हैं तो कोई चीज़ हमारे लिए कठिन नहीं रह जाती और वो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। लेकिन जब हम प्रयासरत ही नहीं है तो वो चीज़ हमारे लिए कठिन तो हो ही जाएंगी, ठीक है। और ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफलता का शॉर्टकट बता दे, है ना। थोड़ी सी मेहनत तो इसके लिए चाहिए होती है। जब हम चाहते हैं कि हमारे ग्रामर में नंबर अच्छे आएँ और मार्किंग अच्छी हो तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा मेहनत तो अपना एफर्ट्स तो देने ही पड़ेंगे ना। नहीं देंगे तो कल को मार्किंग भी अच्छी नहीं होगी और नंबर भी नहीं आने आपके। इसीलिए तो थोड़ा-सा आपको लेके चलना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस के तरीके कौन-कौन से? पहला यूजिंग पार्टिसिपल, दूसरा है इन्फिनेटिव और तीसरा है प्रीपोजिशनल फ्रेज जो आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। अब ये चीज़ें लिख इसलिए देते हैं क्योंकि लिखने से समय भी बच जाता है। दूसरी चीज़, आपको अगर कहीं पर बाई चांस नहीं आप लिख पाए या बोलते हुए या समझाते समय आप नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्लास को पॉज़ कर लीजिए और पॉज़ करने के बाद बढ़िया से वीडियो रोक लीजिए और आराम से उसको उतार लीजिए। इस चीज़ को हम बार-बार अब अगर हम ये चीज़ पहले बता चुके हैं तो ज़रूरी नहीं था कि हम इसको फिर इस क्लास में दोबारा बताते, ठीक है, रिपीट करते, लेकिन नहीं, मैंने इसलिए बता दिया। हो सकता है कोई बच्चा अगर इस क्लास में धोखे से पहुंच भी गया है और बाई चांस आप वहीं से कंटिन्यू कर रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, इसलिए मैंने नोट कर दिया है। अब मेरा उद्देश्य ये है कि विद्वान से विद्वान बच्चा अगर वो सारी चीज़ें पढ़े बैठा है तो उसको भी बहुत अच्छे समझ में आ जाए और जिस बच्चे ने बिल्कुल अभी शुरुआत की है उसको भी समझ में आ जाए। तो ये मेरी क्लासेस का उद्देश्य रहता है ताकि शिक्षण मेजर्स आपको बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवा सके चाहे जहाँ से, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए और हम और आप दोनों मिलकर इस सब्जेक्ट के साथ न्याय कर सकें, वो काम हमें करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब हम जान चुके हैं ये तरीके, तो कौन सा है, तो हम सबसे पहले अब हम मतलब इसको बनाने जा रहे हैं कंपाउंड को सिंपल में। तो हम सबसे पहला तरीका लेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ये हमारा फर्स्ट जो है वे होगा कि हम कंपाउंड टू सिंपल चलेंगे, फिर हम अगला लेंगे बाय यूजिंग इन्फिनेटिव और फिर हम अगला लेंगे बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये, फिर सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे। इस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझते जाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर ने बस इतना बता दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं। एक एक चीज़ बता रहे हैं, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव्स और बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज। एक एक चीज़ बता देंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने पहले रूल पर, इसका नाम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है। और फिर से बता दूं, आपको रिकॉल करा दूं ये क्या है। तो अब हम कंपाउंड टू सिंपल बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने सारे सिंपल को कंपाउंड बना लिया, सारी क्लासेस में हमने वो देख भी लिया, ठीक है। सिंपल वाले सारे खत्म कर दिए, ठीक है, जितने भी उसके पोर्शंस थे उसको बता दिया गया। उसके बाद कंपाउंड में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू किया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ से चली? क्यूमुलेटिव से इलेटिव तक, वहाँ तक चली, वहाँ तक आपको सारे पार्ट्स पता हो गए। और अब हम सिंपल टू कंपाउंड बना के उसको खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम चल रहे हैं कंपाउंड टू सिंपल, यानी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। तो अब वहाँ देखना है, ठीक है। अब पहला नियम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, इसको बढ़िया से हेडिंग डाल के आप शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक। तो अब हम आ चुके हैं अपने पार्टिसिपल के यूजेस पर और पार्टिसिपल को किस तरीके से, देखिए पार्टिसिपल को अब हम पढ़ने से पहले मैंने आपको जो पिछली स्लाइड दिखाई उसमें मैंने एक चीज़ लिख दी थी कि अगर समय पश्चाता ना के बराबर है या टाइम गैपिंग बिल्कुल ज़ीरो है तो हम उसको किस में यूज़ करते हैं? तो उसमें यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत टाइम गैपिंग है तो उसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं और वो होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर बाय चांस एक काम की समाप्ति हो चुकी है फिर दूसरा काम शुरू हुआ या बहुत ज़्यादा टाइम गैप है दो कामों के बीच, तो हम इस स्थिति में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं और उसके लिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और पैसिव वॉइस होने की सूरत में हम क्या करते हैं? हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस तरीके से हम अपने पार्टिसिपल को याद भी रख चुके हैं और सारी चीज़ें आपने पिछले सेंटेंसेस में देख भी ली हैं, पिछली स्लाइड पे देख भी चुके हैं आप लोग। और अब जो हम क्या करेंगे, हमारे सामने एकदम कोई सेंटेंस दिया जाएगा और हमें ये समझना है कि इस सेंटेंस को किस तरीके से हम बनाएं, यानी हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करें, प्रेजेंट यूज़ करें या परफेक्ट यूज़ करें। तो पार्टिसिपल की जो श्रेणी चल रही है उसमें हम कौन सा पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, इसके बारे में हमें ये बात करनी है। तो सपोज दैट कि आपके सामने ये सेंटेंस दे दिया गया, टर्न टू द लेफ्ट एंड ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन, यानी बाएं मुड़ते ही क्या होगा कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कंपाउंड सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिए क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो देखो टर्न टू द लेफ्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर जो लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट ये मुड़ने के लिए है, ये कोई राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ये राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न टू द लेफ्ट एंड ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब आ रही हैं, देखो ध्यान से, अब हम मिटा सकते हैं आपको बताने के लिए। फाइनाइट वर्ब आ रही है वो विल है, ठीक है। आप कहेंगे सर कंपाउंड में तो दो होती हैं फाइनाइट वर्ब, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर टर्न जो है, टर्न अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है, टर्न माने मुड़ना, और चूंकि ये फॉर्म लगा रही है और टेंस बता रही है तो इसलिए हम इसको फाइनाइट वर्ब मानेंगे। तो टर्न टू द लेफ्ट एंड ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन, यानी हमारे पास फाइनाइट वर्ब भी मिल गई और हमें अपना क्यूमुलेटिव कंजंक्शन भी मिल गया है। इसको आप एंड से जानते हैं, ठीक है, जोड़ने वाले एंड वाले, याद है। तो इस तरीके से हम कंजंक्शन, अब हम डायरेक्ट कंजंक्शन बोला करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि क्यूमुलेटिव है, एडवर्सिटिव है, अल्टरनेटिव है। ये सारी चीज़ें आप खुद पहचानिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी हैबिट में ये सारी चीज़ें रहेंगी कि सर हमें पता चल गया ये वाली चीज़ें ये है, या ये कंजंक्शन ये वाला है, या इसका ये प्रकार है, तो आप लोगों को ज़्यादा जो है बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एंड लिखा हुआ, हम डायरेक्ट इसको कंजंक्शन बोलेंगे। कंजंक्शन मिली और ये चीज़ आपने फाइनाइट वर्ब देख ली और आपको पता चल गया सर हाँ ये कंपाउंड है। अब हम इसको जब बनाना चाहते हैं तो देखिए टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ा और उसको अपनी मंजिल मिल गई। तो एक सेकंड, बाएं मुड़ने पर ही उसकी मंजिल मिल रही है, यानी दो काम के बीच ज़्यादा टाइम गैपिंग नहीं। जैसे वो बाएं मुड़ेगा उसको उसकी मंजिल मिल जाएगी, यानी जो वहाँ जाना, जहाँ वो जाना चाहता है वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो एक सेकंड, वो बाएं मुड़कर वहाँ जहाँ जाना चाहता है, जहाँ डेस्टिनेशन है उसकी, वो वहाँ पहुँच जाएगा। अब आप खुद बताइए हमें कि बाएं मुड़ने में और उसकी मंजिल तक पहुँचने में कितना समय है? कुछ भी नहीं। ना के बराबर जब समय पश्चता होती है या जीरो टाइम गैपिंग होती है तब उसका किस में यूज़ करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब देखिए जैसे आपको वर्ब मिली, आप उसी में तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, ठीक है। वर्ब का मिलना भी तो ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कहा कि ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, टर्न वाली। अब हमें सिंपल बनाना है। सिंपल के लिए एक रूल अपने दिमाग में याद रखो, पार्टिसिपल की सहायता से बना रहे हो, किसी की सहायता से बना रहे हो, तो एक ही फाइनाइट वर्ब हमें लानी है। और क्या करेंगे कि जैसे ही हम इसको पार्टिसिपल यूज़ करेंगे उसका अर्थ कैसे चेंज हो जाएगा? देखो, टर्निंग टू द लेफ्ट, ठीक है, टर्निंग टू द लेफ्ट, पहली वाली फाइनाइट वर्ब में आपने क्या यूज़ कर लिया? सर हमने यूज़ कर लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या यूज़ कर लिया? बहुत ध्यान से देखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर कहीं आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप वहीं से अपना सारा जो भी नोटबुक वगैरह है उठाइए और कहीं शांत स्थान पर जाकर बैठ जाइए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। हल्का सा भी अगर आप लोग मिस कर देंगे बातों को तो वो चीज़ समझ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इन एग्जाम्पल्स के बाद अब हम थोड़े और एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद हम सीधे चल रहे हैं एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन पर। वहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसीलिए कह रहा हूँ बहुत शांत होकर बढ़िया से ईयरफोन लगाकर तब मेरी बातों को सुनिएगा, वरना आधी चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपको। तो टर्निंग टू द लेफ्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब जैसे हमने ये आधा सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया, कॉमा लगा के क्या कर दिया? इस सेंटेंस को सेपरेट कर दिया और आगे वाले ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। तो ये जो विल है ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में एक ही फाइनाइट, दो फाइनाइट वर्ब थी और जैसे हम उसको सिंपल चेंज किए तो हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है और बाकी इधर वाला सेंटेंस क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। लीजिए हमारा कंपाउंड से सिंपल बन के तैयार है, क्लियर। और देखिए कॉमा से हमने इस चीज़ को सेपरेट भी कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस में सेपरेशन होता है, एक सेंटेंस अलग होता है, दूसरा सेंटेंस अलग होता है, फिर हम कंजंक्शन की सहायता से यहाँ पे इसको जोड़ते हैं। अब यही चीज़ हमें कंपाउंड पर पढ़नी थी तो क्या करते हैं? टर्न टू द लेफ्ट एंड ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगला देखिए एग्जाम्पल, शी कंप्लीटेड हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को समाप्त करके। अब एंड अप्लाइड फॉर अ जॉब, उसने अपनी पढ़ाई समाप्त की और फिर उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड और यहाँ पर अप्लाइड, ये दो प्रकार की फाइनाइट वर्ब हमें मिल गई। क्यों? कंप्लीटेड माने पूर्ण करना, टेंस बता रही हैं, अप्लाइड माने अप्लाई करना, ठीक है। तो ये अप्लाई की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं, तो अप्लाइड है फाइनाइट वर्ब भी हो गई। तो दो फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। दूसरा फाइनाइट वर्ब दो हो गई। दूसरी चीज़ ये देखिए कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कंजंक्शन हो गया। तो एक सेंटेंस इधर और एक सेंटेंस इधर और बीच में कंजंक्शन लगा हुआ है, निश्चित रूप से हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। क्यूमुलेटिव में हमने ये तो क्यूमुलेटिव है, एडवर्सेटिव है, अल्टरनेटिव है, इलेटिव है, ये सब कंजंक्शन के माध्यम से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से ही तो हमने सारे कंपाउंड बनाए कि नहीं बनाए? बताइए। कंपाउंड बनाने का हमारे पास चार तरीके और चारों आपने बहुत अच्छे तरीके सीखे। तो शी कंप्लीटेड हिज स्टडीज़ एंड अप्लाइड फॉर अ जॉब। अब कितने बच्चों को याद आ रहा है कि सर जब एक ही कर्ता के लिए दोनों काम होते हैं, क्योंकि उसी ने अपनी स्टडी खत्म की और उसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो बार बार शी का उपयोग नहीं किया जाता। याद आया? पिछली क्लास में यही पढ़ाया था। तो शी कंप्लीटेड हिज क्लास स्टडीज़, और देखिए बाद में हम कर सकते थे एंड शी अप्लाइड फॉर अ जॉब, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें पता है जब एक ही कर्ता के लिए दो काम हो रहे होते तो बार बार हम कर्ता का इस्तेमाल नहीं करते। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है,
रखा है ना। अब यही चीज़ बस इसी बात की खुशी होती है। आप जब प्रीवियस नॉलेज के आधार पर सारी चीज़ें अपने आप जानने लग जाते हो तो आपके मन में एक स्माइल आ जाती है, हाँ यार ये तो पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था। बस यही चीज़, यही जो सैटिस्फैक्शन आपके चेहरे पे है, यही तो चाहिए होता है टीचर्स को, और क्या चाहिए होता है। क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम में आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आज नहीं तो कल मुझे पता है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचेंगी और वो आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है? और निश्चित रूप से आप जो है एक प्यारा-सा फीडबैक अपना भेजेंगे मुझे कमेंट के माध्यम से, तो मैं उस चीज़ को देखकर जो है प्रसन्न होऊँगा कि हाँ, ये चीज़ बच्चों को अच्छे समझ में आई और बच्चे वो चीज़ सीख पाए, है ना? ये सबसे बड़ी जो सैटिस्फैक्शन आपके चेहरे पे होता है, जो आप पढ़ते हैं और आप खिलखिलाते हैं कि हाँ, सही ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये चीज़ अच्छी लगी। बस यही उद्देश्य होता है कि ऑनलाइन वाले जो टीचर्स होते हैं, वो आप तक ये चीज़ें पहुँचा सकें, वरना आप कहाँ उनसे मिल रहे हो, ठीक है? बस इतना यहाँ से आशीर्वाद आप तक पहुँचता है और आपकी जो दुआएँ हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, यानी जो आपकी वेल विशेस हैं, वो हम तक पहुँचती हैं, बस। और दोनों लोग तरक्की करते हैं, इधर टीचर्स और उधर स्टूडेंट्स, बस यही चाहिए। ये तो बॉन्ड होना चाहिए ना। ये जो चीज़ें हैं कि हम स्टूडेंट्स का जो है ध्यान रख रहे हैं और स्टूडेंट्स हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो बस सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं। और टीचर्स और बताने वाले जितने भी लोग होते हैं, उन सबका सबसे जो एक एक अगर हम आपसे कहें, देखिए सैलरी अलग चीज़ है, लेकिन बात ये चीज़ होती है कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आकर, इस पॉइंट पर आकर अगर हम ये सोचते हैं कि टीचर्स ने जो भी चीज़ें पढ़ाई, वो चीज़ें स्टूडेंट के समझ में आईं और वो जो चीज़ें हैं वो उनको लाभ पहुँचा पा रही हैं और फिर वो एग्ज़ामिनेशन पेपर में सक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद वो कमेंट लिखते हैं कि सर हाँ, ये चीज़ें आपकी पढ़ाई हुई पूछी गई या आई या इस तरीके से पूछी गई या इस रूप में पूछी गई। तो जब वो चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमने बच्चों को बताई थी और वो चीज़ उनको लाभ पहुँचा सकी, तो जो सैटिस्फैक्शन हम लोगों को होता है, उसका कोई मतलब शब्द नहीं है कि हम आप तक पहुँचा सकें। तो बस ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहना है। मुझे पता है कि ज़रूर एक ना एक दिन आप पॉज़िटिव फ़ीडबैक यहाँ पर कमेंट के माध्यम से अवश्य देंगे। बस ये सोचकर, बस इसी आशा में हम लोग जो है लगातार जो है एनर्जी रहे ना रहे, फिर भी एक मोटिवेशन के साथ आप लोगों तक बातें पहुँचाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा-सा सपोर्ट करने की और जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं अपने फ्रेंड्स में इस चीज़ को, इस क्लास को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और वो भी अच्छे-अच्छे तरीके जो हैं उन चीज़ों को बनाने की सीख सकें। और धीरे-धीरे जब हमारा आपका सदस्य का परिवार ये धीरे-धीरे लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो नई-नई चीज़ें आप लोगों के लिए इसमें क्लासेस में शामिल होती चली जाएँगी। ना सिर्फ़ इंग्लिश, बल्कि धीरे-धीरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिन टीचर्स के माध्यम से पढ़ाए जाने हैं, शिक्षा में जो वर्ष परिवार धीरे-धीरे आप लोगों के सहयोग से बड़ा होगा और निश्चित रूप से ये एक नया जो अ, स्थान है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम में, वो ज़रूर उसमें अपना सफ़र जो है जारी करेगा और ये आप लोगों की सहयोग और आप लोगों की आशीर्वाद के माध्यम से संपन्न हो पाएगा। बस इतना है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और जिस दिन आप लोग सफल होंगे, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा परिणाम लेके यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? तो इसी आशा के माध्यम से अब हम शुरू करते हैं अपना कार्य। तो शी कंप्लीटेड, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है? अब बीच में हमने कंजंक्शन लगा दिया, निश्चित रूप से हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक? अब देखिए क्या कोई ऐसा होता है, हमें आप खुद ही बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए किसी ने स्टडी अपनी की और पढ़ाई अपनी की, उसके बाद तुरंत ही जॉब में अप्लाई कर दिया, थोड़ा टाइम लगता है ना? तो जैसे पढ़ाई अब ख़त्म हुई है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ी-सी नई चीज़ें होंगी और फिर धीरे से बच्चा रिलैक्स लेकर उसके बाद अपनी चीज़ों को अप्लाई करता है, देखता है, तो थोड़ा-सा टाइम इसमें लगता है। ये नहीं कि आपने जैसे ही आपने पढ़ाई ख़त्म की, उधर अप्लाई कर दिया, तुरंत नहीं होता कोई काम, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, आपने अपनी स्टडी समाप्त कर ली, उसके बाद बाई चांस फॉर्म आने हैं जून में, फॉर्म आने हैं जुलाई में, नवंबर में आने हैं, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, अब आप तुरंत थोड़ी ना अप्लाई कर दोगे, जब आएँगी सीटें तभी तो करोगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब तुरंत वाला काम नहीं है, तो हम सभी लोग जानते हैं सर, जब टाइम गैप ज़्यादा होता है, तो या एक काम की समाप्ति के बाद दूसरा काम शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ आपको दिमाग में अपने आप रखनी है कि देखिए सर, अब ये कोई नहीं बताएगा कि देखिए पार्टिसिपल के माध्यम से आप कंपाउंड को सिंपल में बदलेंगे। ये कोई नहीं बताएगा कि कौन-सा पार्टिसिपल लगाकर आपको ये सेंटेंस बनाना है, वो तो आपको दिमाग लगा के अपने आप बताना पड़ेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए, और वो भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बार-बार जो है वो इतना सोचें कि हाँ, ये चीज़ हमें कैसे बनानी है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कंप्लीटेड और अप्लाइड, अब देखिए पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद तुरंत तो कोई अप्लाई नहीं करेगा, थोड़ा-सा टाइम चाहिए। तो हमने इसको कैसे बनाया है, परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से बनाया। कैसे बनाया? देखिए, हैविंग कंप्लीटेड, अब आप कहेंगे सर कंप्लीटेड ये यहाँ पर हो गया और ये अप्लाइड यहाँ पर हो गया, अब 2 फाइनाइट वर्ब हो गई। बच्चों ध्यान रखना, हैविंग कंप्लीटेड ये पार्टिसिपल का मतलब पार्ट है, इसको हम नहीं फाइनाइट वर्ब में गिनते। ये थर्ड फॉर्म लगी है हैविंग, ये इसके रूल के अकॉर्डिंग है, तो रूल की चीज़ों को हम फाइनाइट वर्ब के अंदर नहीं गिनते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज़, अब ये जो है ये पार्टिसिपल के माध्यम से आपने बनाया है, इसको हम फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में नहीं लाते, ठीक? ध्यान रखिएगा, ठीक? हैविंग कंप्लीटेड,
हैविंग, क्योंकि कौन सा टेंस बता पा रही है ये, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आया, टेंस बता रही है। हम सभी लोग जानते हैं जो चीज़ पार्टिसिपल का पार्ट है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और जब नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत कंप्लीटेड आ रहा है तो ये कैसे फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, थोड़ा बताना। आप लोग नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हैविंग कंप्लीटेड ये हमारी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब, तो ये फाइनाइट वर्ब नहीं, ये रूल के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए हम फाइनाइट वर्ब नहीं इसके मानेंगे। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करके, कॉमा लगाया, एक सेपरेट सेंटेंस हो गया, सेपरेट कर दिया आपने उसे, और शी अप्लाइड फॉर अ जॉब। अब देखिए एक ही कर्ता ने दोनों काम किए ना, तो हैविंग कंप्लीटेड में हम शी नहीं लगा सकते, लेकिन ये जो शी है वो कहाँ पे आके लगेगा, यहाँ पर, शी अप्लाइड फॉर अ जॉब। क्लियर है सबको? और ये जो अप्लाइड है ये हमारी एक फाइनाइट वर्ब है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। ये जो कंप्लीटेड है इसको हम रूल के अंतर्गत लाते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये चीज़ हो गई अलग, इसको हम नहीं मानते क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। भाई पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, इसलिए तो हम इसको नहीं लाते। हिज स्टडीज ये हो गया, उसके बाद शी अप्लाइड फॉर अ जॉब, ये अप्लाइड जो है वो फाइनाइट वर्ब है। अब बताइए, एक फाइनाइट वर्ब और बाकी पार्टिसिपल का पार्ट, बताइए सिंपल है कि नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपल की श्रेणी में लाते हैं और हमारा सिंपल बन के कंप्लीट हो जाता है। सही है, सबको समझ में आया? पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा अगर सारी बातें समझ में आ रही हैं तो अच्छा से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हाँ सर आप चीज़ें समझा पाए हैं हम। अगला एग्जाम्पल है श्वेता रूट, श्वेता ने लिखा, क्या लिखा, द लेटर, एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। अब देखिए यहाँ पर जो लिखना है ये फाइनाइट वर्ब है, क्यों? क्योंकि टेंस बता रही है, सेकंड फॉर्म लगी, पास्ट इंडेफिनिट है। ये एंड है, कंजंक्शन, सबको पता है, सी से लिखा है हमने, ठीक है, सी लगा दिया यानी कंजंक्शन है। नेक्स्ट वेंट, देखिए वेंट भी सेकंड फॉर्म लगी हुई किसकी, गो की, गो वेंट गॉन होती है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब देखिए फाइनाइट वर्ब नंबर 1, फाइनाइट वर्ब नंबर 2 और बीच में लगा कंजंक्शन। अब ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, देखिए कंपाउंड हो गया। क्लियर? अब देखिए चेकिंग भी तो कर लीजिए, बहुत हड़बड़ाहट में नहीं है, कोई घबराहट नहीं कि देखिए तुरंत हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सब नहीं करना है। अगर चीज़ें आपको समझ में आएंगी तभी तो काम कर पाओगे। तो शी रोड द लेटर एंड वेंट टू पोस्ट इट। अब देखिए एक चीज़ और इसमें नया चीज़ मिल गई, नई चीज़ क्या है तो पुरानी आप लोगों के लिए, यहाँ देखो टू पोस्ट लिखा हुआ है, टू पोस्ट लिखा है। अब ये टू पोस्ट क्या है, टू इन्फिनेटिव है सर, देखो पहचान गए, कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दीजिएगा हाँ सर पहचान गए थे, ठीक है, टू इन्फिनेटिव लगा हुआ है क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है पोस्ट, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, पोस्ट माने लेटर पोस्ट किया जाता है ना, उसको भेजना। तो शी रोट, अब ये देखिए पहली फाइनाइट वर्ब, नेक्स्ट यहाँ पर एंड लगा हुआ है, सेकंड वेंट, तो दो फाइनाइट वर्ब हो गई। जैसे ही फाइनाइट वर्ब पता चली सबसे अच्छी पहचान, और कुछ करना ही नहीं है बस। और पोस्ट हम वो तो हमने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। टू पोस्ट ये हमारी टू इन्फिनेटिव है, और इट ये हमारा कंपाउंड हो गया। अब हमें से किसे चेंज करना है, तो इसको सिंपल में चेंज करना है। तो सिंपल कैसे चेंज करेंगे, देखिए लेटर लिखा और उसको पोस्ट करने चली गई। अब खुद ही बताइए, जैसे ही लेटर लिखते हो तुरंत पोस्ट करने चले जाते हो, थोड़ा तो टाइम होता है ना, अच्छा खासा टाइम होता है। और एक चीज़ और, दूसरी चीज़ टाइम गैपिंग तो है ही, पहला इसमें चीज़ कारण, और दूसरा कारण ये है कि एक काम की समाप्ति के बाद उसने लेटर लिख लिया, उसके बाद उसे पोस्ट कर, एक काम की समाप्ति हुई फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ, तब भी ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए अपने आप दिमाग लगाना है और फिर आप इसको बना लेंगे कैसे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैविंग रिटन, रोट रिटन थर्ड फॉर्म होती है। तो हैविंग रिटन ये किसका पार्ट हो गया सर, ये पार्टिसिपल का पार्ट हो गया। कौन सा पार्टिसिपल बच्चा, तो सभी को पता है सर ये कौन सा पार्टिसिपल है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ऊपर वाला भी कौन सा पार्टिसिपल था, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल था। कितने लोगों को बात समझ में आई, ठीक। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत ये रिटर्न आ रही है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल के जितने भी चीज़ें हैं वो सब क्या होती है, नॉन फाइनाइट। और चूंकि हैविंग और थर्ड फॉर्म को देख के कौन सा टेंस बता देते हो, कोई नहीं, इसलिए तो हमने क्या कहा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो हम क्या करेंगे इसको नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हमारी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा, पता चले आप लोग कहते नहीं सर ये तो फाइनाइट वर्ब नहीं, ठीक है। हैविंग रिटन द लेटर, यानी पत्र लिखकर वो उसे पोस्ट करने चली गई। तो किसने पोस्ट किया था, श्वेता ने। तो श्वेता वेंट टू पोस्ट इट, श्वेता चली गई क्या करने के लिए, उसे पोस्ट करने के लिए। अब देखिए श्वेता ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर आई हुई वेंट ये क्या हो गई सर, ये हो गई फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि ये टेंस बता रही है, ठीक। बस अब हमें यही तो चाहिए था, सिंपल बनाने के लिए पार्टिसिपल हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो या इन्फिनेटिव हो, कुछ भी हो, हमें मिल गया। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल मिल गया ना, उसके बाद हमें एक फाइनाइट वर्ब मिल गई। पहले क्या थी, कंपाउंड में दो मिलेंगी, बीच में कंजंक्शन मिलेगा, ठीक है। ये सारे कंजंक्शन अभी इसीलिए तो पढ़े, क्यूमुलेटिव से लेकर रिलेटिव तक। और इसमें क्या होगा कि परफेक्ट के साथ हमने क्या कर दिया, बीच में हमने वेंट देखी, फाइनाइट वर्ब हो गया, और बस एक फाइनाइट वर्ब और नीचे हमने पार्टिसिपल से उसको जोड़ दिया और कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया। पहले सेंटेंस को पहला कॉमा, दूसरे कॉमा से दूसरा सेंटेंस सेपरेट हो गया, और बन के हमारा नया सिंपल सेंटेंस रेडी हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आई। तो बस आज की जो क्लास है उस समय हो रहा है, तो आज हमने इतने एग्जाम्पल सीखे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल समझ में आए होंगे।
बहुत अच्छा कार्य आपने सीखा होगा आज करना, ठीक है। और भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है, अभी इतनी जल्दी पार्टिसिपल खत्म होने वाले नहीं है, इसमें थोड़ा सा और अभी बताना है आपको एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बारे में, वो भी चीज़ें चलेंगी साथ ही साथ, तो हम इसको जो है कंप्लीट कर पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें आप समझ पाए आज, सारी चीज़ें जो आपने देखी क्लास में, आप मुझे अच्छे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर हाँ बहुत अच्छे समझ में आया, और नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई वो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप सारी चीज़ें खुलकर जो है अपनी बता सकें और हमसे पूछ सकें, और जो भी चीज़ें हैं उसका अगर समय मिलता है तो समाधान आपको अवश्य दिया जाएगा। और बाकी देखिए ऑनलाइन, यही हर क्लास में हम कहते हैं कि ऑनलाइन की जो सबसे बड़ी सुविधा है वो ये है कि जब चीज़ें रिपीट हम कर सकते हैं, बार बार उसको वीडियो को देख सकते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें सारी कनेक्ट होती चली जाती हैं एक दूसरे से, वो चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपको। ये 12th पार्ट था सिंथेसिस का, और अगला पार्ट जो होगा वो 13th पार्ट होगा। इसमें हम लोग एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन और धीरे धीरे जो है इन्फिनेटिव और उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज तक पहुँचेंगे, अपनी बातों को करेंगे आने वाली क्लास में। तब तक अब आज्ञा दीजिए मुझे, ताकि मैं आपसे अगली क्लास में मिल सकूं और नई चीज़ों के साथ, नया रूल और बहुत अच्छे से। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, और जब फिर वही बात, जब हम डेली वो चीज़ बताते हैं आपको कि जब हमारी मेहनत अच्छी होगी तो निश्चित रूप से परिणाम भी शानदार होगा। तो बिना किसी फ़िक्र के सब भगवान पे छोड़ के अच्छे से आस्था कीजिए। कहने का मतलब सब कुछ भगवान पे नहीं छोड़, पता चले आप इस चीज़ को ऐसे ले लें कि नहीं सर ने कहा सब भगवान पे छोड़ दो। अरे कहने का मतलब है परिणाम को भगवान पे छोड़ के, ठीक है। बाकी कर्म तो आपके, कल वाली श्लोक याद आया, कृते में दक्षिणे हस्ते जयोवे सब व्याहिते। यदि कार्य मेरे दाहिने हाथ में है तो निश्चित रूप से सफलता मेरे बाएं हाथ में आ ही जाएगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें तैयारी करनी है, और आने वाली क्लासों में हम इसके बाद जो चीज़ें हमारी बची हुई हैं उसमें भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, खुश रखें, उन्हें संचित रखें, और पढ़ाई करते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।